नमस्कार दोस्तों। हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार खत्म होते होते एक ऐसी तस्वीर आई जिस तस्वीर ने बीजेपी की यकीनन बेचैनी बढ़ा दी। ऐसी तस्वीर आई जिससे पता चला कि जिस मुद्दे को बीजेपी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मुद्दा बना रहे थे, दलितों के साथ कांग्रेस के प्रति रवैये का मुद्दा, उस मुद्दे को डिफ्यूज करने वाली एक तस्वीर आई। वो तस्वीर क्या स्क्रीन पर आप देख रहे हैं? दो तस्वीरें। कुछ देर पहले की तस्वीर है जब अशोक तंवर नाम के एक शख्स जो कभी कांग्रेस में रहे, राहुल गांधी की टीम का हिस्सा थे, 2019 में कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, उसके पहले पीसीसी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2009 में सिरसा के सांसद रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन हरियाणा में दलित चेहरा थे कांग्रेस के नेता के तौर पर। लेकिन 2019 के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, फिर वो टीएमसी में रहे, फिर आम आदमी पार्टी में रहे और इस लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी में चले गए थे और सिरसा से चुनाव लड़े थे। 2024 का चुनाव बीजेपी ने तुरंत टिकट दिया उनके शामिल होने के कुछ महीने बाद और उसके बाद कुमारी सैलजा से हारे। लेकिन अभी प्रचार खत्म होते होते बीजेपी का प्रचार करते करते, तस्वीरें तब की है जब बीजेपी का प्रचार कर रहे थे सफीदो विधानसभा में कुछ घंटे पहले, और उसके बाद अब दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, प्रचार वहां से खत्म किया और उसके बाद सीधे महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी के को शिकस्त देने का दावा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो मंच पर थे। वहां पहुंचे अशोक तंवर और उन्होंने अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, मतलब उनकी घर वापसी हुई। तो ये तस्वीर इसलिए अहम है क्योंकि एक दलित चेहरा, और वो दलित चेहरा जो बीजेपी का स्टार कैंपेनर था, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था और बीजेपी दलित का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, तो एक झटका। और ये झटका इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के तुरंत पहले का झटका है। अब वोटिंग होनी है, तो क्या राहुल गांधी ने अशोक तंवर की घर वापसी कराकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है? बीजेपी के उस मुद्दे को डिफ्यूज किया जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे थे, दलित का मुद्दा, दलित के साथ नाइंसाफी का मुद्दा, कुमारी सैलजा के कंधे पर भी बंदूक रख कर चलाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। क्या यह मुद्दा अब डिफ्यूज होगा और क्या अशोक तंवर के आने से बीजेपी को नुकसान हो या ना हो, कांग्रेस को फायदा होगा? इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है आदेश रावल, और साथ में हम इस पर भी बात करेंगे कि 90 सीटों का आकलन आदेश रावल जो लगातार करते रहे, हमारे साथ भी 2 या 3 बार बैठे, जो उनका आकलन था कांग्रेस को कितनी सीटें, अब चूंकि प्रचार खत्म हो गया, वोटिंग होनी है, तो वोटिंग के पहले आदेश रावल का भी आकलन हम समझेंगे कि 90 सीटों को लेकर क्या आकलन है, क्या समझदारी आदेश की अब बनती है। लेकिन अब 2 तस्वीरों पर सबसे पहले बात, लेकिन उन तस्वीरों पर जाने से पहले मैं चाहूंगा, अशोक तंवर का एक वीडियो है जब वो राहुल गांधी के साथ मंच पर पहुंचे हैं, घर वापसी जैसी स्थिति बनी है तब की। ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के। चलिए, बहरहाल ऑडियो प्रॉब्लम है, लेकिन वहां मंच से कहा जा रहा था कि अशोक तंवर की घर वापसी हो गई है। अब अशोक तंवर क्या इतना मुद्दा है कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए, लेकिन एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। जो शख्स स्टार प्रचारक हो और जो बीजेपी का दलित चेहरा हो, हालांकि वो कांग्रेस के नेता रहे और ठीक प्रचार खत्म होते कांग्रेस में आ जाए, और नेताओं को ऐसे भी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, रामविलास पासवान के लिए, बहुत सारे नेताओं के लिए, उन्हें अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या, आदेश रावल, और उसके बाद हम बाकी आपके आकलन पर भी बात करेंगे। नहीं, देखिए अजय जी, आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं और इस दिन का इंतजार किया गया कि आखिर का जो दिन होगा उस दिन ही हम इसको शामिल करवाएंगे। ये बातचीत काफी लंबे समय से चल रही थी और एक बहुत नजदीकी व्यक्ति हैं राहुल गांधी के जो इसको कर रहे थे, और वो व्यक्ति काफी नजदीकी हैं अशोक तंवर परिवार के भी, उनके जो इन-लॉज की तरफ से जो आते हैं उनसे उनके भी काफी क्लोज हैं। तो अशोक तंवर को इस बात का अंदाजा था जब वो सफीदों में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे कि आज उनको महेंद्रगढ़ में जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है, राहुल गांधी की मौजूदगी में होना है। तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से
जो दलित मुद्दा था उसको छीन लिया। हालांकि वो 2 दिन पहले ही छीन लिया था, जब राहुल गांधी ने नारायणगढ़ की रैली में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाए थे, और उसके बाद कल जब उन्होंने एक बार फिर संविधान की कॉपी दिखाई थी, और आज फिर वही किया, संविधान की कॉपी दिखा के अपनी रैली में बातचीत करी कि ये अंबेडकर और गांधी का संविधान है, इसको बचाना है। तो उस पे सोने पे सुहागा हो गया ये। यानी जो जो राहुल गांधी कर रहे थे, तो स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी सूट करता है, अशोक तंवर को भी सूट करता है। कि देखिए, अशोक तंवर को अगर हम समझें अजीत जी, अशोक तंवर पहली बार एनएसयूआई के सचिव बने थे जेएनयू में। 2001 की बात है मेरे हिसाब से। तब से लेके और अब तक आप देखेंगे 2019 तक का सफर था उनका, काफी रोमांच भरा रहा है कि उनको उनको संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद मिले हैं। एनएसयूआई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सांसद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव, फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ये सब उनको मिलता गया। लेकिन ये जानना भी जरूरी है अजीत जी कि 2019 में क्या हुआ था जब अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी थी। दरअसल तब गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का महासचिव बनाया गया था, और गुलाम नबी आजाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और उसी वक्त अशोक तंवर कोई कार्यक्रम कर रहे थे यमुनानगर में, मेरे हिसाब से हरियाणा के किसी कोने में थे, और उसमें इन्होंने ये घोषणा कर दी कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की अध्यक्ष होंगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता होंगे। तो जब कोई आपका अध्यक्ष स्टेट में घूम रहा है, आपने उनको बुलाना, बैठाना, बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। जनरली होता ये है कि आप अपने अध्यक्ष को लूप में लेते हैं, उनको बिठाते हैं, बात करते हैं कि लीडरशिप ने ये फैसला किया है। वहां से ये दरार शुरू हुई थी, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई बाद में टिकटों को लेके, बंटवारों को लेके, क्योंकि अशोक तंवर 5 साल अध्यक्ष रहे, और आखिर में जब उनको हटा दिया गया तो किसी ने उनसे बातचीत भी नहीं करी कि भाई आपके भी कुछ 2-4 नाम दे दो। तो ये दरार बढ़ती चली गई, और उसके बाद का सफर आपके सामने है कि इन जी, पिछले उसके 5 बाद सालों बीच में में, उन्होंने चार हाँ, जगह वो गए, आम आदमी पार्टी की टीएमसी अपनी पार्टी भी। टीएमसी गए, आम आदमी पार्टी गए, अब बीजेपी गए। अशोक तंवर के आने से संक्षिप्त जवाब, उसके बाद मैं जरा 90 सीटों पर भी बात करूंगा, आपके पास भी वक्त कम है। अशोक जी, तंवर के आने से क्या अब 48 घंटे जब बच गए वोटिंग में, 48 भी नहीं, कल का एक दिन बच गया, 4 आज 3 खत्म हो रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? या परसेप्शन की बात है, जो चूंकि मोदी लगातार या बीजेपी लगातार दलित का मुद्दा उठा रही थी या शैलजा के कंधे पर बंदूक चला रही थी? कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा खेल खेलती नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार खेल खेला नैरेटिव का, जो अक्सर बीजेपी खेलती थी। छोटी छोटी बात को बीजेपी बड़ा करके दिखाती थी। तो कांग्रेस को इस बात का लगा कि इस बार हम भी नैरेटिव की बात करेंगे, और ये जो बार बार हमारे मुद्दे को छीनना चाहते हैं, जो दलित वोट बैंक, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, उसको तोड़ना चाहते हैं। उसमें बसपा को शामिल किया गया, चंद्रशेखर रावण को लाया गया, फिर शैलजा के ऊपर कंधे बंदूक रखी गई। और तो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार स्ट्रैटेजिकली नैरेटिव पे काम मुझे करती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है उसी नैरेटिव को ठीक करने के लिए ही अशोक तंवर को इस तरीके से, बड़े गुपचुप तरीके से शामिल करवाया गया है। गुपचुप देखिए कि अशोक अजीत तंवर जी, यहाँ कुछ देर पहले सफीदों में प्रचार कर रहे हैं, तो वो उनको भी पता होगा कि इसके तुरंत बाद वहां जाना है, तो जानबूझ के होने दिया गया ताकि परसेप्शन बने कि देखो उस मंच से इस मंच कैसे आए। नहीं, मैं हैरान इस बात से हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, वो इतनी ऐसी सरकार है जिसको पल पल की जानकारी होती है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। लेकिन इस बार इस तरीके से बिहेव किया गया, इस तरीके से इस बात को गोपनीय रखा गया कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे अजीत जी, तो नीचे गाड़ी में अशोक तंवर बैठे हुए थे, और वो अच्छा। इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही भाषण खत्म होगा, फिर कोई मुझे बुलाने के लिए आएगा। तो ऊपर से एक फोन आया, वो तो उनको मैसेज दिया गया, तुरंत ऊपर मंच पे आए और वो घोषणा कर दी गई। तो सब कुछ सफेदों से लेके महेंद्रगढ़ की रैली तक सब कुछ स्क्रिप्टेड था। हम्म, बहुत अहम बात आपने कही, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, और जानबूझ के इस तरह से स्क्रिप्टेड था ताकि ये दिखाया जाए कि स्टार प्रचारक बीजेपी के थे, कुछ देर पहले तक बीजेपी के मंच पर थे, और वहां से यहां आए, वो दोनों तस्वीर दिखाया जाए, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए कांग्रेस ने ये किया। मतलब यही हुआ आदेश। अब एक संक्षिप्त, क्या इससे बिल्कुल। परसेप्शन की लड़ाई माना जाए सिर्फ, या कोई फायदा भी होगा? नहीं, इसमें दोनों बातें हैं जीत जी। देखिए, मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी को अशोक तंवर की आवश्यकता थी, अशोक तंवर को अपनी कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता थी। एक तो ये हुआ। दूसरी बात, परसेप्शन में बड़ा फर्क आएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने मीडिया के जरिए या अपने भाषणों के जरिए लोगों में ये संकेत दिया, ये बताया कि कांग्रेस पार्टी एंटी दलित है, उनकी इज्जत नहीं करती, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं चाहती। आप देखिए,
हर दिन बीजेपी के नेता ये बात लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल से या बीजेपी के हैंडल से कि कुमारी शैलजा एक दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते। तो जो बीजेपी का जो नैरेटिव है वो दलित वाला, जिसको वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसको लगता है कि इसको हम तोड़ लेंगे, उसमें ये कांग्रेस पार्टी उसको हेल्प करेगी। मुझे लगता है अशोक तंवर के आने से इसमें ऐड ऑन होगा, नुकसान कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं हम आकलन पर, चूंकि सबकी दिलचस्पी अब उस आकलन पर है 90 सीटों को लेकर, और आपने कई बार हमारे साथ बातचीत में भी अलग अलग वक्त में अलग अलग सीटें बताई है। आज की तारीख में आदेश रावल जो हरियाणा के रहने वाले हैं, और अब वोटिंग में सिर्फ एक दिन का फासला है दरअसल, आज की तारीख में आपका हरियाणा को लेकर क्या आकलन है? देखिए अजीत ओवरऑल जी, मेरा आकलन ये है कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में 55 सीटों पे खड़ी हुई है, +-3। बीजेपी 25 सीटों पे खड़ी हुई है, +-3। और 10 सीटें मैंने रखी हैं अदर्स में। उन अदर्स में इंडिपेंडेंट, इंडियन नेशनल लोकदल और एक आध सीट जेजेपी की भी हो सकती है। उन अदर्स में सब है। लेकिन मेरा ये भी मानना है साथ साथ कि ये इलेक्शन बाइपोलर हो गया है, और जब जब दो पार्टियों में चुनाव होगा, जो स्थिति आज बनी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव होगा, तो कांग्रेस पार्टी बड़े भारी मार्जिन से जीतेगी। और अगर ये चुनाव त्रिकोणीय ट्रायंगुलर हो गया होता तो बीजेपी को बहुत फायदा होता। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन बाइपोलर हो गया है लोकसभा की तरह, तो बाइपोलर में क्या होगा, ये जो 10 अदर्स हैं, ये नंबर भी घटेगा और ये सीटें भी कहीं ना कहीं घट के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। उसका रेशियो क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन बाइपोलर की स्थिति में 10 की जो संख्या अदर्स की है वो घट के कम आएगी। अब मैंने क्यों कहा कि पार्लियामेंट की तरह चुनाव हो गया, वो इसलिए कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव हुआ, जितनी रीजनल पार्टीज थी, जितनी बाकी पार्टीज थी, किसी को भी वोट लोगों ने नहीं दिया। यानी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो का जो वोट आया था वो नोटा से भी कम था। सही बात, 90% वोट सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में बट गए। 1% से कम जेजेपी, इन लोग 1.7। जी अजय जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हर विधानसभा में 6 उम्मीदवार और थे, तो वो अपनी अपनी जाति के हिसाब से, अपने अपने समीकरण के हिसाब से वोट काटने में सक्षम है। लेकिन बावजूद उसके जनता इतनी शानी हो गई है कि बाइपोलर इलेक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने ये डाटा दिया है। और ये संख्या अभी और कम होगी अदर्स में से। तो आज की तारीख में अगर आदेश आप कह रहे हो 55 +-3 मतलब 52 से लेकर 58 तक कांग्रेस, 25 +-3 मतलब 22 से लेकर 28 तक बीजेपी, अदर्स आपने लगभग 10 कहा। और अगर बाइपोलर है, हम लोगों को भी लग रहा है कि बाइपोलर ही है, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में हो गया था, जेजेपी एक बड़ी फोर्स बन गई थी, 10 सीटें लेकर आ गई थी। तो अगर और निर्दलीय की भी सीट थी, और ये तो निर्दलीय 7 मेरे ख्याल से थी, गोपाल कांडा भी थे, 8 हो गया ऐसे ही। तो बाइपोलर अगर है और ये अगर उनके नंबर कम होते हैं, तो आपको किसको एज फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या वो बीजेपी का बढ़ेगा या कांग्रेस का बढ़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है अजीत जी 5 से 6 सीटों में अदर्स में सब सिमट जाएंगे। ओके, उसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, उस इल्लो, बीएसपी, आजाद समाज और जेजेपी सब मिलाकर, और निर्दलीय सब मुझे तो ये लग रहा है कि 4-6, जो मैं 5-6 की बात कर रहा हूँ, उसमें इनेलो और इंडिपेंडेंट की संख्या ज्यादा रहेगी, बाकियों की सीट मुझे आती हुई नहीं दिख रही है। तो ये 4-5 में 5-6 में सिमट जाएंगे, और ये जो बाकी जो 4 सीटें बचेंगी, इसका फायदा, इसका एज, मतलब इसका ज्यादा रेशियो वाइज फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। क्योंकि एक क्या होता है, एक स्विंग वाला वोट होता है, जो ये देखता है कि यार सरकार किसकी आ रही है, अच्छा ठीक है इनको डाल दो फिर। तो उस वोट का फायदा हमेशा उस पार्टी को मिलता है जिसकी सरकार बन रही होती है। तो आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बन रही है, मेरा आंकड़ा ये कहता है। अब जैसे पूर्ण बहुमत तो 46 से हो जाता है आदेश। अब जैसे चूंकि बाइपोलर आप कह रहे हो, और कह रहे हो अदर्स या जो बाकी पार्टियां गठबंधन बहुत कम, तो अगर हम 3 चुनाव के पीछे 4 चुनाव को अगर देखें, तो एक स्थिति थी 2005 में जब 67 सीटें कांग्रेस को आ गई थी, बीजेपी को 2 सीटें सिर्फ आई थी, छोटी ताकत थी, बीजेपी की ताकत ही नहीं थी उस तरह से। 9 लोकदल, बीएसपी 1 और एनसीपी 1 निर्दलीय, लेकिन 10 आई थी। उसके बाद 2009 में जब देखते 40 बीजेपी और 31 कांग्रेस, तब छोटी छोटी पार्टियां भी थी, मतलब बीजेपी को उस समय मेरे ख्याल से 4 सीटें आई थी, लेकिन
बंसीलाल की पार्टी को शायद, या भजनलाल की पार्टी को शायद 6 सीटें आई थी, लेकिन 8 निर्दलीय। तो मतलब छोटी छोटी पार्टियां रही है। 2014 में लोकदल को 14 सीटें आ गई, 14 नहीं 19 सीटें लोकदल को आ गई थी। तो अब ये बाइपोलर है, इसका मतलब पिछले चुनाव के समीकरण को देखें तो 2005 जैसी स्थिति भी हो सकती है क्या? अ, नकार नहीं सकते अजीत जी, नकार इसलिए नहीं सकते क्योंकि मतलब जैसा मैंने कांग्रेस कहा 60 कि पार भी कर सकती है आपके हिसाब से? हाँ, कर सकती है। मेरा जो डाटा है बहुत कंजर्वेटिव है। मैं अपने आप को थोड़ा कंजर्वेटिव रह के ही संख्या को बोलता हूँ। तो नकार नहीं सकते इस बात को क्योंकि जिस हिसाब का जनता का मूड दिख रहा है, जिस हिसाब से आप तो मुझसे ज़्यादा फील्ड में गए, मैं तो गया ही हूँ। तो जिस हिसाब से मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो ये बाइपोलर की स्थिति में जाएगा, उतनी ज़्यादा संख्या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है, बीजेपी ने बहुत कोशिश करी कि ये कहीं पे भी ट्रायंगुलर हो जाए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक सीट का, सिर्फ एक सीट का दूंगा। एक सवाल का सीट है पानीपत से ठीक पहले, वहां पे एक कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है धर्म सिंह छोकर और बीजेपी कैंडिडेट है मनमोहन भड़ाना। अब इतना क्लोज चुनाव है, इतना क्लोज चुनाव है कि वहां एक जाट इंडिपेंडेंट एमएलए खड़े हुए हैं जो पहले एमएलए रह चुके हैं। अगर जाटों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया तो वहां बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जाटों को कुछ और दिख रहा है, उनका टारगेट में कुछ और है। तो जब आप ऐसे सीट वाइज जाओगे ना तो आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जाट दलित ये जो स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का है वो उसको फाइनली गिरेगा। चाहे वो अशोक तंवर का आना हो, चाहे वो शैलजा का हाथ मिलाना हो, चाहे चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा के कारण जाट वोट दे रहा हो, ये सारी चीजें जो है ना। आपने एक चीज और नोट करी होगी, राहुल गांधी बार बार एक बात कह रहे हैं कि 36 बिरादरी को, सभी जातियों को न्याय के साथ नौकरी देंगे। इसका मतलब इनके पास इस बात का फीडबैक है कि बीजेपी इस बात को लेके बार बार पुश कर रही थी कि भाई एक जाति का ज्यादा फायदा हुआ है या उनकी सरकार बनने जा रही है। तो राहुल गांधी ने नारायणगढ़ से लेके अंबाला तक, अंबाला से लेके सोनीपत तक और आज महेंद्रगढ़ तक सब जगह वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी की टीम के पास ये आउटपुट है, ये इनपुट है कि ये जो इशू है ये महत्वपूर्ण है, आप इसको एड्रेस करिए, और इसलिए वो किया जा रहा है। तो अब ये पूरे चुनाव को अगर ऐसे सम अप करें तो एक स्थिति जैसे बीजेपी का बुरा प्रदर्शन 2005 में था, चूंकि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन 2009 से बीजेपी 2009 में भी 4 ही सीटें थी। 2014 में बीजेपी अचानक सत्ता में आती है जब 47 सीटें पाती है, लेकिन 2019 में फिर 40। अब आज की स्थिति में अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि बीजेपी 20 से 25, तो इसके बीजेपी के इस कदर रिजेक्शन का उसका असर तो फिर क्या माना जाए? खाली खट्टर के डिस्क्रेडिट होने का होगा या मोदी से भी का भी मोह भंग हो गया मोदी के प्रति भी, क्योंकि इसी बीच किसान के आंदोलन हुए, इसी बीच पहलवान का मुद्दा हुआ, इसी बीच अग्निवीर का मुद्दा हुआ। तो ये मोदी और खट्टर दोनों का रिजेक्शन होता है अगर ऐसा होता है तो? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो इसको ऐसे कहूंगा कि मनोहर लाल जी ये साबित करने में लगे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया था उनको हटाने का, वो गलत फैसला था। वो इस बात को साबित कर देंगे 8 तारीख को, जब जब सीटें आएंगी। पहली बात। दूसरी बात, रिजेक्शन तो है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज में काफी गिरावट है। आप देख लीजिए, अगर उनको ये लग रहा होता कि नहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बात बन सकती है हरियाणा में, तो वो आखिर दिन तक प्रचार करते हैं और धुआंधार प्रचार करते हैं। आज भी कम से कम उनके 3 रैलियां होती, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया। वो तो कुछ चीजें स्ट्रैटेजी में दिखाई देती हैं। आप एक और चीज बताता हूँ आपको। क्या हुआ, कल बीजेपी ने रात को इंस्ट्रक्शन जारी किए कि जिस तरीके से क्रिएटिव एड कांग्रेस पार्टी दे रही है अखबारों में, तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो। तो पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक विज्ञापन दिया जिसमें अखबार से कटी हुई क्लिपिंग की वो एड बनाई गई थी। हाँ, परसों आज मैं रोहतक में था, सब जगह खबर की तरह था कि बीजेपी राज में कैसे हाँ, लाठियां चली, कैसे ये हुआ, कैसे बेरोजगारी। आज बीजेपी ने भी वैसा ही विज्ञापन अखबारों में दिया है। तो क्रिएटिविटी के नाम पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा बैंकरप्सी आ गई है बीजेपी की क्रिएटिव सेल में। तो इसको ये कह सकते हैं कि रिजेक्शन है, प्रधानमंत्री मोदी का भी है, मनोहर लाल खट्टर का भी है, और नायब सिंह सैनी को हरियाणा के लोगों ने नेता नहीं माना। कमजोर, हल्का। अजीत जी, पता क्या एक तासीर है हरियाणा की। आप लोग कहते हैं ना जैसे कि भाई ये तो जाट है, ये तो गैर जाट है। हरियाणा का जाट भी ऐसा, गुजर भी ऐसा, यादव भी ऐसा, ब्राह्मण भी ऐसा, उसकी तासीर ही ऐसी है।
वो सारे ऐसी ही बात करते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। तो हरियाणा के लोगों को ना मजबूत नेता, लठ वाला नेता, बड़ी गाड़ी वाला नेता, जो हेलीकॉप्टर से आया, जिसके आसपास 15-20 कमांडो घूम रहे हो, उसको नेता मानते हैं। ये नायब सिंह सैनी हाथ जोड़ता हुआ घूम रहा है सब कुछ, तो कौन मानेगा? तो ये इस रिजेक्शन में ये भी इस बात को भी समझना चाहिए कि किस तरह के लोग चलते हैं। अब आप कहोगे मनोहर लाल भी तो ऐसे ही थे, यही मैं लेकिन कह रहा मनोहर, था हाँ कि हाँ, मनोहर लाल अपने एरोगेंस की वजह से लोगों से जिस तरह से बात करते थे, वो तो किसान आंदोलनकारी किसानों को सबक सिखाने के लिए बोलते थे, लाठी लेकर 10 लोग खड़े रहना गांव में, लेकिन उनको किस क्या हाल है, उनसे नफरत करते हैं लोग, किसान और अलग अलग गांव में ऐसे लोगों को नहीं मैंने नहीं, देखा। एक ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारा वो फर से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हाँ। मतलब ऐसा असामाजिक आदमी जो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, 9.5 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रह गया। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है अजीत जी, कि केंद्र में जो सरकार चल रही थी उसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान था, वहां जनता सब कुछ भूल चुकी थी, और हरियाणा की सरकार में इन्होंने जाट गैर जाट की बात कर दी थी और हरियाणा को पूरी तरह से पोलराइज कर दिया था, इसलिए रह गए। आज आज दिखाओ ना रह के, हरियाणा बहुत डिफिकल्ट स्टेट है। मतलब ऐसे नहीं कि आप यहाँ किसी को भी गाली दे रहे हो, यहाँ लोगों को ये लगता है कि हमारे कारण नेता है, नेता को मुख्यमंत्री हम बनाते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे रूल किया जैसे लोगों पे एहसान कर रहे थे वो, लेकिन वो चल गया जाट गैर जाट में 9.5 साल। अब नहीं चल पाएगा, वो डिफ्यूज हो चुका है अब। चलिए आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों को बता दें कि जैसे मैं भी घूमा लगभग 20-22 दिन हरियाणा में, मेरे लिए बिल्कुल अलग तजुर्बा था, और कई जिलों में गया, कई विधानसभा क्षेत्रों में, और जैसे कई बार कहते हैं ना रिटन ऑन द वॉल, मैं आमतौर पर चुनावी प्रेडिक्शन करने से, भविष्यवाणी करने से बिल्कुल बचता हूँ। कई राज्यों में गया, कभी ये बोलता नहीं हूं, लेकिन जितना आक्रोश, जितना गुस्सा, जितना रिजेक्शन बीजेपी को लेकर मैंने गांव गांव में देखा, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी वो 8 तारीख को 10 बजे सुबह पता चलेगा। बीजेपी सरकार में आएगी इसकी संभावना मुझे नहीं दिखी। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ तो फिर चमत्कार को नमस्कार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांव-गांव में बीजेपी से नाराज लोग मुझे दिखे, तो इसलिए चमत्कार को नमस्कार ही होगा। क्या इसकी भी कोई गुंजाइश? मेरी मेरी तरफ से भी कर दीजिएगा। चलिए, बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आदेश। थैंक यू अजीत जी। हमारी बातचीत फिर कल परसों अलग-अलग मौकों पर होती रहेगी। नमस्कार।